वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं इंटरनेशनल और नेशनल खबरों पर मुश्तमिल बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। मस्जिद हरम के तोसी मंसूबे के थर्ड फेज का हुआ आगाज। इलेक्ट्रोक मैकेनिक सिस्टम और तामीराती सरगर्मियों के लिए जारी किए गए 60 मुख्तलिफ कंपनियों को परमिट। सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान समेत मुतादिद कंट्रीज को डाला रेड लिस्ट में। इन कंट्रीज का सफर करने पर लगाई पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर 3 साल का लगेगा ट्रैवल बैन और जुर्माना भी। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान फिर से झड़पें हुई शुरू। आर्मीनिया के 3 फौजी हुए हलाक। दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे पर लगाया जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। भारत में कोरोना केसेस में हो रहा है इजाफा। केरल में बेतहाशा इजाफे के बाद लिया गया वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला। इसी हफ्ते से केरल में नाफिज हो जाएगा वीकेंड लॉकडाउन। राहुल गांधी ने फिर ट्वीट करके पेगासस जासूसी मामले पर पार्लियामेंट में बहस कराने का किया मुतालबा। कहा, पार्लियामेंट का मजीद वक्त बर्बाद मत करो, महंगाई, किसान और पेगासस की बात करने दो। और धनबाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की ऑटो की टक्कर से मौत का मामला गरमाया। कत्ल की साजिश का शक। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सीबीआई जांच का किया गया मुतालबा। बीजेपी लीडर के कत्ल से जोड़ा जा रहा है लिंक। और पेश है खबरों की तफसील। सऊदी अरब की हुकूमत में मस्जिद हराम की तोसी मंसूबे के तीसरे मरहले यानी थर्ड फेज का आगाज हो गया है। तोसी मंसूबे के इलेक्ट्रिक मैकेनिक सिस्टम और तामीराती सरगर्मियों के लिए 60 मुख्तलिफ कंपनियों को परमिट जारी किए गए हैं। मस्जिद हराम की तोसी प्रोजेक्ट का मकसद हरम मक्की में नमाजियों, हुज्जाज और मोतमरीन के लिए मजीद गुंजाइश पैदा करना है। तोसी के बाद मस्जिद हराम का रकबा 5,19,149 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। इसमें मस्जिद हराम की तोसी का पहला मरहला, जिसे शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज तोसी प्रोजेक्ट का नाम दिया जाता है, ये भी शामिल है। तोसी मंसूबे में मताफ की इमारत की तोसी भी शामिल है। तोसी के दौरान दरवाज़ों, मरकज़ी मीनारों, बाब शाह अब्दुल अजीज, बाबुल उमरा और बाबुल फतह की तोसी भी शामिल है। सऊदी अरब ने अपनी सफरी पाबंदी की रेड लिस्ट में शामिल कंट्रीज का सफ़र करने वाले अफराद पर 3 साल की सफरी पाबंदी यानी ट्रैवल बैन लगाने की वार्निंग दे दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के हवाले से बताया गया है कि यह फैसला कोरोना वायरस और इसकी नई अक़साम के फैलाव को रोकने के लिए किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी होम मिनिस्ट्री के नामालूम अहदेदार का कहना था कि कुछ सऊदी शहरी जिन्हें मार्च 2020 के बाद हुकाम से पेश की इजाज़त लिए बगैर मई में बैरून मुल्क सफ़र करने की इजाज़त दी गई थी, उन्होंने सफरी कवायद की खिलाफ वर्जी की। अहदेदार का कहना था कि जो भी इसमें मुलविस पाया गया उसे वापसी पर कानूनी सज़ा और भारी जुर्माने के अलावा 3 साल के ट्रैवल बैन का भी सामना करना पड़ सकता है। ख्याल रहे कि सऊदी अरब ने मुतादिद ममालिक के सफरी या ट्रांजिट पर पाबंदी लगा रखी है। सऊदी सफरी पाबंदी के शिकार ममालिक में अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इजिप्ट, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, लेबनान, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, तुर्की, वियतनाम और यूएई शामिल है। मुत्तहदा अरब अमारात यानी यूएई में हेल्थ डिपार्टमेंट के हुक्काम ने ईद उल अज़हा के मौके पर कोविड-19 के हिफाजती प्रोटोकॉल की पासदारी करने पर तारीफ करते हुए कहा है कि आवाम के अज़्म से मुल्क भर में कोरोना वायरस के डेली केसेस में कमी लाने में मदद मिली है। अमारती हुक्काम ने शहरियों और रिहायशियों पर जोर दिया था कि वो ईद महफूज तरीके से मनाएं। उन्होंने इस अंदेशे का इजहार किया था कि ईद की छुट्टियों पर खानदानों और दोस्तों के इकट्ठा होने की वजह से कोरोना वायरस के केसों में इजाफा हो सकता है। यूएई में इस साल ईद उल फित्र के बाद कोरोना के केसों की डेली तादाद 2000 से ज़्यादा हो गई थी और पिछले साल ईद उल अज़हा के दिनों में कोरोना के औसतन यौमिया केसों की तादाद 1400 से ज़्यादा रही थी। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान फिर से झड़पें शुरू हो गई हैं। आज सुबह 8:30 बजे
अज़रबैजान के मुसल्लह अफवाज ने आर्मीनिया के हमलों का जवाब दिया, जिसमें 3 आर्मीनियाई फौजी हलाक और 2 दीगर जख्मी हो गए। आर्मीनिया की वजारत दिफा ने सरहदी इलाके में अज़रबैजान के फौजियों की फायरिंग में अपने 3 फौजियों की हलाकत की तस्दीक करते हुए ऐलान किया है कि अज़रबैजान की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी जारी है। आर्मीनिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि अज़रबैजान के फौजियों ने मंगल के रोज़ भी 2 इलाकों पर हमले किए थे। दूसरी जानिब अज़रबैजान का दावा है कि आर्मीनिया जंगबंदी की पाबंदी नहीं कर रहा है। वाज़ेह है कि सितंबर 2020 में दोनों मुल्कों के दरमियान काराबाग के मसले पर जंग शुरू हो गई थी, जो नवंबर में रूस की मदाखलत से ख़त्म हुई थी। चीन के फॉरेन मिनिस्टर वेंग यी ने चीन के शुमाली शहर तियानजन में तालिबान के मुआविन सियासी सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने तालिबान पर जोर दिया कि वो तमाम दहशतगर्दों के साथ हर किस्म के ताल्लुकात ख़त्म करें, जिनमें चीन मुखालिफ तुर्किस्तान इस्लामी तहरीक भी शामिल है। चीन की वजारत खारजा के अल्फाज में वेंग ने कहा है कि तालिबान अफगानिस्तान में अहम फौजी और सियासी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आए हैं और मुल्क के अमन, मफाहमत और तामीर के अमल में उनका किरदार अहमियत का बास होगा। चीन ने जहां तालिबान के साथ बातचीत में दिलचस्पी दिखाते हुए तालिबान को तयक़ुन दिया कि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं की जाएगी, तो वहीं तालिबान ने भी ऐलान किया है कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन को चीन के खिलाफ इस्तेमाल हरगिज़ नहीं होने देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई ने कहा है कि अनकरीब सबकदोश होने वाली हुकूमत का मगरबी ममालिक बिलखुसूस अमेरिका के साथ तजुर्बा यही है कि उन पर एतमाद नहीं किया जा सकता। उन्होंने मशवरा दिया कि आइंदा की नस्लें और हुकूमत इस तजुर्बे से सीखें और इसके मुताबिक ही काम करें। ख़ामनाई के बकौल अगर मसाइल का हल समझौतों और मुआहदों से निकाला जाए तो ताअत्तुल की एक कैफियत तारी हो जाती है। ख़ामनाई ने तमाम मगरबी ममालिक को दुश्मन करार दिया। आइंदा माह इब्राहिम रईसी ईरान के सदर के तौर पर हलफ उठाएंगे। रईसी ईरान में सख्त गिर नज़रियात के हामिल हलकों के करीबी माने जाते हैं। अमेरिका की जो बाइडन हुकूमत ने सीरिया के सदर बशार अल असद की हुकूमत के खिलाफ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम में नई पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया है। अमेरिका ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब मुतादिद इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी कंट्रीज़ शामी सदर और उनकी हुकूमत के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अमेरिकी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा है कि महकमा ख़जाना असद हुकूमत और उसकी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों बेशमूल सीरिया में फौजी जेलों में हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। बताया गया है कि शामी जेलों के जिम्मेदार इंटेलिजेंस के 5 सीनियर ओहदेदारों के खिलाफ पाबंदियां आयद की जा रही हैं। ग़ुर्ब उर्दन में इसराइली फ़ौजियों का जुल्म जारी है। आज यहूदी फोर्स की फायरिंग में एक 8 साला फ़लस्तीनी बच्चा शहीद हो गया। अलमिनार की रिपोर्ट के मुताबिक इस 8 साला फ़लस्तीनी बच्चे को ग़ुर्ब उर्दन के इलाके शुमाली अल खलील में शहीद किया गया। फ़लस्तीनी डॉक्टरों का कहना है कि फ़लस्तीनी बच्चा मोहम्मद मोइद अस्पताल में ज़ख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी अवाम ने गज़ा के मुहासरे, सिहोनी बस्तियों की तामीर और सिहोनियों के जारी जराइम के खिलाफ फ़लस्तीन के मुख्तलिफ इलाक़ों में मुजाहरे किए। वहीं इसराइल की कई जेलों में कैद फ़लस्तीनी कैदियों ने भूख हड़ताल कर रखी है। पब्लिक वॉलंटियर फोर्स यानी अवामी रज़ाकार फोर्स हर्षद अल-शाबी ने सूबे सलाहुद्दीन में दाइश के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन करते हुए उसको 4 ठिकानों को तबाह कर दिया है। ज़राए के मुताबिक इराक़ की रज़ाकार फोर्स के 52 ब्रिगेड के कमांडर अहमद जासिम ने कहा है कि अल-हशद अल-शाबी और इराक़ी फ़ौज ने दहशतगर्द गुरोह दाइश के खिलाफ ऑपरेशन करके दूसरे दिन एक कामयाब कार्रवाई के दौरान दाइश के 4 ठिकानों को तबाह कर दिया। इराक़ की रज़ाकार फोर्स ने और फ़ौज ने इराक़ के शुमाली सूबों किरकुक और सलाहुद्दीन में अमन व अमान बरकरार करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया जो 10 दिनों तक जारी रहेगा। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।
के बाद आइए देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। कोरोना के रोजाना के केसेस में ज़बरदस्त इजाफे के बाद केरल हुकूमत ने इसी हफ्ते से वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। हालात को संजीदगी से लेते हुए मरकजी हुकूमत नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल से 6 अरकान की टीम केरल भेज रही है। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि केरल में अभी भी बड़ी तादाद में कोरोना के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ऐसे में टीम कोविड मैनेजमेंट के तहत रियासत में चल रही कोशिशों में मदद करेगी। केरल में वीकेंड लॉकडाउन हफ्ता और इतवार को मुकम्मल तौर पर लागू होगा। पेगासस मामले और ज़रूरी क़वानीन के मुद्दे पर हंगामे की वजह से आज भी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कार्रवाई मुतासर हुई। पार्लियामेंट सेशन शुरू हुए 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन ज़्यादा वक्त अपोजिशन अरकान के हंगामे और मुखालिफत की ही भेंट चढ़ गया। लोकसभा की कार्रवाई 11:30 बजे और फिर 2 बजे, तो वहीं राज्यसभा की कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे और फिर 2 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी। आज राज्यसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई तो चेयरमैन वेंकैया नायडू ने अरकान से कहा कि बराए करम ऐवान की कार्रवाई में रुकावट ना डालें। वेंकैया नायडू ने ज़रूरी दस्तावेज पटल पर रखवाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय, कांग्रेस के रिपुन बोरा, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव और दीगर लीडरों की जानिब से रूल 267 के तहत नोटिस मिले हैं। इन नोटिस पर गौर किया गया और पाया गया कि ये कबूल करने के लायक नहीं है। इतना कहते ही अपोजिशन ने फिर एक मरतबा हंगामा आराई शुरू कर दी। Ripun Bora, they have given notice under 267. I have gone through it and none of them attract the rule 267. That's why I have not admitted it. Then what is all this? What is happening? There cannot be point of order in disorder. You know that. So raise. You might have seen, you might say, you go to your place, don't force the house. You might have seen the observation made by the Honorable Supreme Court also. I don't want to discuss on that. This is what is happening. So the house is adjourned to meet at 12 noon. कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आज ट्वीट करते हुए फिर एक मरतबा मोदी सरकार पर पेगासस जासूसी मुद्दे को लेकर इल्ज़ाम लगाए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि हमारी जमहूरियत की बुनियाद है कि पार्लियामेंट आवाम की आवाज़ बनकर कौमी अहमियत के मुद्दों पर चर्चा यानी बहस करें। मोदी सरकार अपोजिशन को ये काम नहीं करने दे रही है। पार्लियामेंट का और वक्त बर्बाद मत करो। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि करने दो महंगाई, किसान और पेगासस की बात। बता दें कि पेगासस मुद्दे पर पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन बुरी तरह से मुतासर हुआ है और मोदी सरकार के इस मामले पर कोई बात आगे न बढ़ाने पर अपोजिशन मुत्तहद होकर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में शदीद हंगामा कर रहे हैं। दिल्ली असेंबली के स्पीकर राम निवास गोयल ने आज असेंबली की शुरुआत में अपने खिताब में मरकज़ की मोदी सरकार पर जमकर तनकीद करते हुए कहा कि मोदी सरकार जमहूरियत का कत्ल कर रही है। माननीय सदस्यगण, जब से केंद्र सरकार ने दिल्ली विधानसभा के अधिकार छीने हैं, उसके बाद आज सेशन हो रहा है। मैं तब से इतना प्रताड़ित हूं, रातों को नींद नहीं आती। जिस दिन ये ऑर्डर आया, देश में अनेक सरकारें आई चली गई। वर्तमान केंद्रीय सरकार संविधान का मर्डर करने पर तुली हुई है और मुझे लगता है कि मैं अध्यक्ष हूं, मेरे कार्यकाल में ये हुआ है कि समितियों के अधिकार छीन लिए गए। उस दिन मुझे लगा, मैं वास्तविकता में बहुत प्रताड़ित होकर के बोलूं, मुझे लगा कि सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूं, लेकिन बातचीत की कि इसका विरोध करूं, जितना विरोध हो सकता करूं। और मुझे इसलिए आज एक बार भी विपक्ष ने आकर बात नहीं की कि अध्यक्ष जी ये बहुत गलत हुआ है, आप हमारे साथ चलिए, हम चलेंगे, बात करेंगे। आज ये अधिकारियों की बात कर रहे हैं और तब से मैंने सदन को बहुत बैलेंस करके चलाया, लेकिन आज मैंने निर्णय कर लिया और मैं निर्णय करके आया। मैं विपक्ष को दिया हुआ समय जो अब शेड्यूल में लिया है, मैंने 20 मिनट से ज्यादा कभी समय नहीं दूंगा, 1 सेकंड के लिए। वो यहाँ बैठे, शालीनता से बैठे, शोर शराबे में अपने 20 मिनट समाप्त कर लें या डिस्कशन में कर लें, ये उनकी इच्छा पर है। मैं इतना प्रताड़ित हूं
जो संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं, आज तक और सरकारें हैं, यही अनोखी केंद्रीय सरकार आई है। इसी के पास ज्यादा दम है, इसी को गला घोटना आता है और सदनों को भी गला घोटना आता है। और ये बिल्कुल, मैं ये निर्णय लेते हुए मुझे पीड़ा हो रही, निश्चित रूप से पीड़ा हो रही है। लेकिन हमारे अधिकारों को बिल्कुल आप लोग इस ढंग से कुचलने पे लगे हैं कि सदन की समितियों का मर्डर कर रहे हैं, सदन की समितियों को बेकार कर रहे हैं, पूरे सदन के अधिकारों को बेकार कर रहे हैं। विपक्ष को इससे अगर वास्तविकता में उनकी नीयत ठीक है, जाके गृह मंत्री से बात करनी चाहिए। ये दिल्ली की जनता के अधिकारों को छीना है। सत्ता आएंगी जाएंगी, आज हम लोग हैं, कल आप भी आ सकते हैं। उस वक्त क्या करेंगे, कहां जाएंगे उस वक्त? कभी सोचा है ये? सदन का बिल्कुल सदन का मर्डर किया जा रहा है और बहुत प्रताड़ित होकर के मैं बोल रहा हूं। धन्यवाद। पिछले 23 मार्च को पुलिस की जानिब से बिहार असेंबली में अपोजिशन के एमएलएज के साथ हुई ज्यादती और मारपीट को आज असेंबली में अफसोसनाक करार दिया गया। असेंबली के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि एमएलएज को बूट से मारना गलत है और इसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। तय है कित कर दें या किसी का दोहन और शोषण कर लें, बड़प्पन उसमें है कि हम उसको दिल को कैसे जीत लें। और बहुत अच्छी बात सभी लोगों ने कहा। एक सदस्य माननीय उठ करके अभी अभिभावक तुल्य चौधरी साहब ने कहा कि हम और आप भाई हैं। सभी माननीय सदस्य इस सदन में जो बैठे हैं, न उनकी जाति, न उनका धर्म, न उनका परिवार अलग है। सभी एक जाति के, एक धर्म के, एक परिवार के हम सदस्य हैं। और जिस दिन मन के अंदर ये भाव आएगा तो कभी हम किसी को हीनता की भाव से न अपमानित करेंगे, न कलंकित करेंगे, न गंदी राजनीति के कारण उसे बदनाम करने का प्रयास करेंगे। गलती हुई है, अपमान हुआ है, वह अपमान इस आसन का नहीं, इस सदन का हुआ, क्योंकि सभी इस आसन से जुड़े हुए उनकी आस्था का अपमान हुआ है। किसी विधायक को अगर जो बूट मारा गया तो वो एक व्यक्तिगत उस विधायक का नहीं, विधायिका का अपमान हुआ है। ये कहें हम आप अपने को माफ नहीं कर सकते। ये परिस्थिति उत्पन्न जिस कारण से हुई है, उस परिस्थिति को सबको मन के अंदर गंभीरता के साथ विचारना पड़ेगा कि ऐसी परिस्थिति भविष्य में कभी उत्पन्न न हो। धनबाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज उत्तम आनंद की मौत का मामला नया मोड़ ले चुका है। लगातार इस मामले में नई खबरें सामने आ रही हैं। ज़्यादातर लोग मौत के इस मामले को कत्ल की साजिश बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुद्दा उठा और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। वहीं ऑटो से जज को टक्कर देने वाला ऑटो ड्राइवर भी गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल इस वाक़े को बीजेपी लीडर रंजय सिंह के कत्ल और इस केस की सुनवाई से जोड़कर देखा जा रहा है। रंजय झारखंड के धनबाद शहर के कद्दावर परिवार सिंह मेंशन के करीबी थे, जिनका कत्ल जनवरी साल 2017 में गोली मारकर किया गया था। रंजय सिंह झरिया के फॉर्मर एमएलए संजीव सिंह के भी करीबी थे, जिनका भी कत्ल कर दिया गया था। रंजय के कत्ल मामले में जज उत्तम आनंद सुनवाई कर रहे थे और पिछले कुछ दिनों से सुनवाई के दौरान उन्होंने मुलजमीन अमन सिंह की जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी थी। काबिल जिक्र है कि अमन सिंह पर रंजय सिंह के कत्ल का इल्ज़ाम है। अमन उस वक्त झारखंड, बिहार में किडनैपिंग और ज़बरदस्ती पैसे वसूली का चेहरा बना हुआ है। अमन की जमानत की दरख्वास्त खारिज होने के चंद दिनों बाद हुई इस वारदात से शक की सुई अमन सिंह एंड गैंग की जानिब मुड़ गई है। मामले की छानबीन के लिए धनबाद एसएसपी ने स्पेशल टास्क फोर्स तश्कील दी है। तरह के इलाज हो चुके थे, हेड इंजरी था, कान से भी उनको ब्लड जा रहा था। तब तक उनका डिक्लेरेशन हो चुका था कि अब ये नहीं रहे। तो ये दुखद घटना तो है। अभी तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस इसकी इंक्वायरी करेगी कि किस कारण से हुआ। सुबह सुबह ये बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है। धनबाद
जुडिशियल सिस्टम के लिए, वकीलों के बीच में, जजों के बीच में ये काफ़ी लोकप्रिय जज थे। ये इनके कोर्ट में मैंने रांची में भी बहस किया था। तेनू घाट से भी ट्रांसफ़र होकर के यहाँ आए थे और ADJ 8 के पद पर यहाँ पर बहुत काफ़ी क्रियाशील रहते थे। और इसी बीच में वो बराबर जॉगिंग करने के लिए जाते थे मॉर्निंग वॉक में। आज भी वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे सुबह 5 बजे और घूम फिर करके यहाँ पता चला, जैसा अभी जानकारी हम लोगों को मिली, रणधीर वर्मा चौक में वो गिरे पड़े थे। तो कोई लगता है कोई एक्सीडेंट कर दिया होगा या और कोई घटना घटी है, इसकी तो जांच होगी तो पता चलेगा। भारतीय मेल हॉकी टीम ने रियो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली अर्जेंटीना को 3-1 से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इसके अलावा बैडमिंटन में भी भारत की PV सिंधु ने कमाल का खेल दिखाकर डेनमार्क के एमिला ब्लेचफ्लैट को हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु की ये लगातार तीसरी जीत है। PV सिंधु ने वुमेन्स सिंगल बैडमिंटन के प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के खिलाड़ी को सीधे गेम में हराकर लास्ट 8 में जगह बना ली है। वहीं तीरंदाजी में भारत के अतनु दास ने भी अगले राउंड में एंट्री कर ली है। उन्होंने चीन की ताइपे के देंग यो चेंग को 6-4 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई किया। इसके बाद उन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ओ जिनहोक को हराया। इस दरमियान बॉक्सर सतीश कुमार ने भी शानदार जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। टोक्यो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वो तीसरे भारतीय बॉक्सर हैं। उनसे पहले मैरी कॉम और पूजा रानी पहले ही अपने मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। वर्ल्ड न्यूज के आखिर में नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मस्जिद हराम के तौसी मंसूबे के 3rd फेज का हुआ आगाज। इलेक्ट्रोमैकेनिक सिस्टम और तामीराती सरगर्मियों के लिए जारी किए गए 60 मुख्तलिफ कंपनियों को परमिट। सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान समेत मुतादिद कंट्रीज को डाला रेड लिस्ट में। इन कंट्रीज का सफर करने पर लगाई पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर 3 साल का लगेगा ट्रैवल बैन और जुर्माना भी। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान फिर से झड़पें हुई शुरू। आर्मीनिया के 3 फौजी हुए हलाक। दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे पर लगाया जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। भारत में कोरोना केसेस में हो रहा है इजाफा। केरल में बेतहाशा इजाफे के बाद लिया गया वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला। इसी हफ्ते से केरल में नाफिज हो जाएगा वीकेंड लॉकडाउन। राहुल गांधी ने फिर ट्वीट करके पेगासस जासूसी मामले पर पार्लियामेंट में बहस कराने का किया मुतालबा। कहा, पार्लियामेंट का मजीद वक्त बर्बाद मत करो, महंगाई, किसान और पेगासस की बात करने दो। और धनबाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की ऑटो की टक्कर से मौत का मामला गरमाया। कत्ल की साजिश का शक। सुप्रीम कोर्ट में मामले की CBI जांच का किया गया मुतालबा। बीजेपी लीडर के कत्ल से जोड़ा जा रहा है लिंक। वर्ल्ड न्यूज में आपने देखी अब तक के अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। फेसबुक और यूट्यूब पर हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। देखते रहिए BBN चैनल।